हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। तो सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और साथ ही में चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज आपको मिलने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपके विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं 5 राज्यों में, तो उन सभी की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपकी परीक्षाओं से जुड़ी हुई, आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा उपयोगी जो आपके कंटेंट है, वो सभी आज मैं आप सभी से के साथ में डिस्कशन करने वाली हूँ। इसी के साथ में मैं आपको क्लास का रिवीजन भी कराऊंगी, जो कि आपकी पिछली क्लास का रिवीजन रहता है, और मैं आपको सभी करंट अफेयर्स, जो आज के करंट अफेयर्स हैं, वो सभी कुछ पढ़ाने वाली हूँ। तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ में अंत तक और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि योगी बाबा दोबारा से आ चुके हैं अपने उत्तर प्रदेश में। ऐसा 1985 के बाद में पहली बार हुआ है कि कोई भी सरकार आपकी दोबारा से जो है विजयी बनी है, और ये कर दिखाया है यूपी में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, जैसा कि आपकी हेडलाइंस देख सकते हैं। ठीक है, आपकी हेडलाइंस में क्या क्या है, आपके 5 राज्यों में अभी हाल ही में जो है वो इलेक्शंस हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं अगर मैं लिखूं तो एक तो आपका सबसे पहले जो राज्य आता है वो सबसे महत्वपूर्ण राज्य भी है, जिसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, इसके अलावा जहां पे आपके इलेक्शंस हुए हैं ये आपका आता है उत्तराखंड में। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका मणिपुर और साथ ही में गोवा में भी आपके इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शंस हुए हैं, और आखिर में आता है आपका पंजाब। और इन 5 राज्यों की अगर मैं बात करूं तो इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भगवा लहरा गया है। इन 4 राज्यों में बन गई है बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार। और पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब में आपकी बनी है आपकी सरकार। ठीक है, आप पार्टी की सरकार बनी है कहां पे, पंजाब में। तो जैसा कि आप हेडलाइंस देख सकते हैं, पंजाब में आप और उत्तराखंड में भाजपा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, आपकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो है पंजाब में जो है बड़ी जीत के साथ में आपने सफाया किया है। उत्तराखंड में दमदार वापसी हुई है, फिर से कमल खिला है, और इसके साथ में मणिपुर में और ज्यादा मजबूत हुई है भाजपा की सरकार। गोवा में भी भाजपा की जीत का कार्निवल और कांग्रेस हो गई है पस्त। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और उत्तर प्रदेश में तो भगवा जोर शोर से लहरा रहा है, इसमें तो हम कुछ भी जो है कह ही नहीं सकते। खूब ढोल बजे हैं, भगवा रंग जो है खेला गया है। बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, या लखनऊ हो गए, जहाँ जहाँ भी आपके जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ मुख्यालय थे, वहाँ पे सभी जगह जो है यहाँ पे भगवा लहरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। ठीक है, और इसके साथ में अगर हम यहाँ पे सीट्स की बात करते हैं तो आज मैं आपको के साथ में सभी चीज़ें डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको सीट्स दिखाई गई हैं कि अगर 403 सीटों की बात करें, इसमें से 273 सीटें जो हैं वो किसके खाते में आई हैं, ये आई हैं आपकी भाजपा के खाते में। 273 सीटें लगभग आई हैं आपकी भाजपा के खाते में। 125 प्लस सीटें आपकी उत्तर प्रदेश में जो है ये सपा के खाते में गई हैं। इसके अलावा अन्य की बात करें तो 2 सीटें अन्य के खाते में है। कांग्रेस में भी 2 सीटें मिली हैं और बसपा में भी 1 सीटें मिली हैं। तो पूरी तरह से कांग्रेस बसपा का तो सफाया हो ही चुका है। और अगर हम सपा की बात करते हैं तो सपा ने पिछली बार से थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है इस बार, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे परसेंटेज की तो भाजपा को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है पिछले आपके जो इलेक्शंस हुए थे वर्ष 2017 में। ठीक है, वर्ष 2017 की अगर हम डेटा की बात करते हैं तो उस समय भाजपा को 326 सीटें मिली थी। 326 सीटें मिली थी, जो कि लगभग 42% था। ठीक है, और अगर हम इस बार की बात करते हैं
वर्ष 2022 में, तो भाजपा को आपकी कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? ये है आपकी 273 और ये आता है लगभग 41.5% ही। तो काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है। सपा ने अपना थोड़ा सी काबिलियत को दिखाया है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। और अगर हम सभी राज्यों की बात कर लेते हैं तो 23 जिलों में भाजपा का क्लीन स्वीप हुआ है। ठीक है, 23 जिले हैं आपके। कौन कौन से? लखीमपुर, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, एटा, हरदोई, कुशीनगर, वाराणसी, शाहजहांपुर, मथुरा, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, फरुखाबाद, कानपुर देहात, अलीगढ़, ठीक है, हमीरपुर, आगरा, महोबा, पीलीभीत, उन्नाव, सोनभद्र और इसके साथ में संत कबीर नगर। इन सभी जगह पे भाजपा का क्लीन स्वीप है। और साथ ही में आपके जो स्वामी प्रसाद है, इनके साथ भी कई सारे जो दल बदलू हैं वो पूरी तरह से हार चुके हैं। तो कई जगह जो है यहाँ पे हार भी देखने को मिली है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं सभी राज्यों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का आपका गठन हुआ था वर्ष 1950 में। 24 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आपके कि यहाँ पे टोटल कितनी सीट्स हैं, तो ये आपकी आ जाती है 403 सीटें। ठीक है, और अगर हम राज्यसभा सीटों की बात करते हैं, ठीक है, राज्यसभा कितनी सीटें हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही में पूछा जाएगा कि लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं। ठीक है, तो राज्यसभा सीटें अगर हम बात करें तो 31 हो जाती हैं और लोकसभा सीटें आपकी हो जाती हैं 80। ठीक है, और अगर अभी इस वक्त हम मुख्यमंत्री की बात करें तो ये कौन है? हमारे योगी आदित्यनाथ थे। ठीक है, अभी तक की जो डेटा है उसके बारे में फिर अभी जब आपकी फिर से जो होगा आपके इलेक्शंस के बाद जो रिजल्ट आए हैं, अब कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, जहां तक है यही बनेंगे। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ अभी तक आपके वर्ष 2022 तक जो है मुख्यमंत्री रहे हैं। और अभी अगर हम गवर्नर की बात करें तो ये कौन हो जाती हैं? आनंदीबेन पटेल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सभी तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने होंगे इनसे रिलेटेड। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी ऐसी सरकार है जो दोबारा से आपकी जो है पार्टी में आई है, दोबारा से जो है आपकी जो है इलेक्शन जीती है, तो भाजपा सरकार है। और ऐसा कितने वर्षों बाद हुआ है? 1985 के बाद में ऐसी पार्टी बनी है, ऐसी आपकी सरकार बनी है जो दोबारा से जो है इलेक्शंस को जीती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है 1985 ईयर, जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट जो है आपका राज्य, जैसे कि उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपके जो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो ये आपके 75 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, इसके बाद में उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में आपके जो है करीब 13 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही जो है अलग होकर के एक राज्य बना है और इसका गठन हुआ था 9 नवंबर वर्ष 2000 में। 9 नवंबर वर्ष 2000 में इसका गठन हुआ। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाती है देहरादून। ठीक है, राजधानी कहाँ पे हो जाएगी? देहरादून। और डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कितने हैं? ये हैं आपके 13। इसके अलावा अगर हम सीटों की बात करें, कितनी सीटें हैं आपके उत्तराखंड में, तो लगभग आपकी 70 सीटें हो जाती हैं। ठीक है, 70 सीटें हैं। और अगर हम राज्यसभा सीटों की बात करते हैं और या फिर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। राज्यसभा सीटें आपकी 3 हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं? यहाँ पर 5 हैं। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे जो फैक्ट है वो याद रखना होगा। ठीक, और इसमें से अगर हम बात करें तो जो आपके इलेक्शंस हुए 403 सीटों पे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके जो पंजाब है, उत्तराखंड है और मणिपुर है, इन सभी के सीटों के जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पे लाइव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लियर? इसके साथ में
अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के अगर हम चीफ मिनिस्टर अगर पूछा जाए कि अभी आपके चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो ये तो आपके हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। और अब जो भी भाजपा के फिर से जो भी बनेंगे तो वो आपके नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनका डेटा मैं आपको अपडेट कर दूंगी। लेकिन गवर्नर आपके अभी चेंज नहीं होंगे। तो राज्यपाल के नाम आप याद कर सकते हैं। राज्यपाल आपकी कौन है? गुरमीत सिंह है, ठीक है। यहाँ पे राज्यपाल कौन हो जाएंगी? गुरमीत सिंह। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो स्टेट आती है वो हो जाती है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। और ये इसमें भी आपकी भाजपा ही विजयी रही है, ठीक है। जिसमें भाजपा विजयी रही है मैं उसको यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपकी भाजपा ही विजयी रही है और इसमें उत्तराखंड में भी आपकी भाजपा ही विजयी है। ये कलर आपको क्लियर होगा आई थिंक, ठीक है। और इसके अलावा मणिपुर में भी अगर हम बात करते हैं तो कौन सी सरकार बनी है? भाजपा ही बनी है, ठीक है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका इसका गठन हुआ था 1949 में, ठीक है। मणिपुर का गठन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1949 में इसका गठन हुआ। और हम यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें कि इसमें कितने जिले हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी डेटा है वो सभी हम बात करेंगे, ठीक है। जिलों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाते हैं आपके 16 जिले। मणिपुर में आपके कितने जिले हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 16 जिले, ठीक। और अगर हम यहाँ पे राजधानी बोले तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल, इम्फाल, ठीक है। और सीटों की संख्या, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कितनी सीटों पर मणिपुर में चुनाव हुए हैं? तो ये आपके हो जाते हैं लगभग 60 सीटें, ठीक है। 60 सीटों पर यहाँ पे चुनाव हुए हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें या फिर अगर हम लोकसभा सीटों की बात करें तो इनकी संख्या काफ़ी कम है, ठीक है। राज्यसभा सीटें कितनी है? 1 है। और लोकसभा सीटें यहाँ पे कितनी हो जाती हैं? लगभग 2 सीटें यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। ये सभी डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? ये हैं आपके एन बीरेन सिंह, ठीक है। मुख्यमंत्री मणिपुर के कौन हो जाते हैं? एन बीरेन सिंह। और अब यहाँ पे जो भी चेंज होंगे वो मैं नया आपको अपडेट करूंगी। लेकिन राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये है ला गणेशन, ला गणेशन, ठीक है। कौन हो जाएंगे? ला गणेशन। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करते हैं राज्य की तो ये हो जाता है आपका गोवा राज्य। और गोवा राज्य का गठन हुआ था आपका 30 मई 1987 में, 30 मई 1987। इसकी आपकी कैपिटल हो जाती है पणजी। और यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो बहुत ही सबसे छोटा जो है राज्य है ये हमारे देश का। और इसमें जो आपके जिलों की संख्या है वो 2 है। और यहाँ पर भी आपकी कौन सी सरकार बनी है? यहाँ पे भी आपकी बनी है भाजपा सरकार, ठीक है। कौन सी सरकार है? भाजपा सरकार, ठीक। इसके अलावा अगर और चीज़ें अगर हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपकी जिलों की संख्या 2 हो गई है, ठीक है। कैपिटल आपकी क्या है? पणजी है। यहाँ पे अगर हम सीटों की बात करें तो लगभग 40 सीटें यहाँ पे आती हैं। इसके अलावा राज्यसभा सीटों की बात करें, ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की, ठीक है, तो ये आपकी अगेन बहुत ही कम संख्या है, 1 और 2 यहाँ पे इसकी संख्या हो जाती है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं और यहाँ पे राज्यपाल आपके कौन है? राज्यपाल हैं, गवर्नर यहाँ पे आपके हो जाते हैं PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई। क्लियर है? तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या फिर जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी डेटा मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट आता है आपका पंजाब, ठीक है। पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो सरकार बनी है वो आपकी किसकी है? ये सरकार हो जाती है आपकी आप पार्टी की, ठीक है। किसकी है? आपकी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है और ये आपकी बनी है पंजाब में। तो याद रखिएगा पंजाब में आप।
फिर उसके बाद में पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, चंडीगढ़ है। इसका गठन कब हुआ था, ठीक है, तो पंजाब का गठन हुआ था आपका, इसका गठन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इसका गठन आपका आई थिंक 1950 में ही हुआ है, और इसके जो आपके कैपिटल है वो चंडीगढ़ हो जाती है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या की बात करते हैं तो करीब 23 जिले हैं, ठीक है, जो ध्यान में रखना है। सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी कितनी सीटें हो जाती हैं, ये हो जाती हैं आपकी 117 सीटें। राज्यसभा सीटों की बात करें, ठीक है, या फिर लोकसभा सीटों की बात करें तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सीटें हैं उनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। 13 सीटें आपकी लोकसभा की हैं और 7 सीटें आपकी राज्यसभा की है। अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो भगवंत मान यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हो जाते हैं बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। क्लियर फैक्ट्स? तो ये सभी फैक्ट्स थे जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब 117, गोवा 40 सीटें, उत्तर प्रदेश 403, मणिपुर 60 सीटें, उत्तराखंड कितनी है, लगभग जो है 70 सीटें होती हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी 273 सीटों पे जो है चुनाव जीते गए हैं भाजपा के द्वारा, और बाकी आपके जो है 125 सीटें सपा को मिली है। उसके बाद में आपके जो अन्य हैं उनको 2 या 3-4 सीटें ऐसी तरह से मिली हैं। तो ये सभी अपडेट्स हैं, बाकी आपको जो है और भी अपडेट्स मैंने दिखा दिए हैं, बता दिए हैं। तो इतना आपके एग्जाम्स के लिए जो है जो जितना भी ज़रूरी था वो सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो सभी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने आगे सेशन की तरफ, जिसमें कि मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन क्वेश्चंस, वन लाइनर्स, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में जो है 27 फरवरी को, किस दिन, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सभी को पता है कि जो प्रोटीन है ये सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, और हम हमेशा जो है कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस वजह से इसकी में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत ने यूक्रेन में बढ़ते संकट के बीच 2022 में इनमें से किस बहुपक्षीय अभ्यास से मना कर दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको आप 2 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ठीक है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान है कि जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं तो उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बहुपक्षीय है यहाँ पे, मतलब कि बहुत सारे देश यहाँ पे अभ्यास करने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस अभ्यास का क्या नाम है, जिससे कि भारत में जिसमें कि भारत ने पार्टिसिपेट या भाग नहीं लिया है। तो इसका नाम है कोबरा वॉरियर, ठीक है। इस एक्सरसाइज, इस अभ्यास का नाम क्या है? कोबरा वॉरियर। फिर उसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो आपका कोबरा वॉरियर है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका आयोजित किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। कहां पे आयोजित किया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम में। तो ध्यान रखिएगा, और इसी से जो है भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन संकट वहां पे चल रहा है, और ये कहा जा सकता है कि रूस वहां पे भी अटैक कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एनजीओ दिवस, एनजीओ दिवस, एनजीओ का मतलब क्या होता है? एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
ये इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब होता है कि ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम जो है कोई परोपकार कार्य कर रहे हैं, तो ये ऐसी संस्था होती है। और ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व एनजीओ दिवस मनाते हैं। और इसको किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी आपका मनाया जाता है 27 फरवरी को। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस हैं जो मैंने मिसलेनियस मतलब कि बहुत सारे मिक्स करके लिए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नया नया चीजें पढ़ते जाएं और पुराना भूलते जाएं। इसलिए मैं आपके लिए पूरे मार्च के करंट अफेयर्स एक एक करके या फरवरी के करंट अफेयर्स आपको पूरा कवर कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस दिन वार्षिक पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया है? वार्षिक पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसको कि हम पोलियो रविवार भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पोलियो रविवार। और ये आपका किस दिन मनाया गया है? ये आपका मनाया गया है 27 फरवरी को। ये भी आपका किस दिन मनाया गया है? 27 फरवरी को, क्योंकि सभी को पता है कि पोलियो को पूरी तरह से खत्म करना है अपने देश में, और उसके लिए हर जो है संडे को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? पोलियो रविवार के रूप में मनाते हैं, ताकि टीकाकरण को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये आपका अभी आखिरी में जो वार्षिक पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस था, ये कब मनाया गया है? 27 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुशु चैंपियनशिप, अभी तक वुशु चैंपियनशिप का नाम हमारे देश में बहुत कम ही लिया जाता था, या ये चैंपियनशिप जो है बहुत कम ही खेली जाती थी, बहुत कम इसका प्रचार प्रसार था। लेकिन अब धीरे धीरे करके इसके प्रचार में थोड़ा सा बढ़ावा हुआ है, और हमारे भारतीय भी इसमें भाग लेने लगे हैं और गोल्ड या फिर सिल्वर जैसे मेडल लाने लगे हैं। तो अभी आपका वुशु स्टार्स चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पे आयोजित की गई है? रूस में आयोजित की गई है। और किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता है आपकी सादिया तारिक ने। ठीक है, किसने जीता है? सादिया तारिक। इसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रूस में भी कहाँ पे आयोजित किया गया है? ठीक है, रूस में भी कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है मॉस्को में। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को में इसका आयोजन हुआ था, और इसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? हमारे भारत की सादिया तारिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 के लिए कितने भारतीय भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है? ठीक है, आपको बताना है कि कितने भारतीय भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है अभी हाल ही में आपके राष्ट्रमंडल खेलों में। अगर बात करें कि ये आपके वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित किए जा रहे हैं, ये कितने कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका बर्मिंघम आंसर हो जाएगा। और कितने भारोत्तोलकों ने इसमें जो है इसमें क्वालिफाई किया है? तो कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, 12 भारोत्तोलकों ने इसमें क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वर्ष 2022 की थीम क्या है? तो ये हो जाती है इंटीग्रेटेड अप्रोच in science and technology for sustainable future ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में एकदम 100% मार्क कर लीजिए कि आएगा ही आएगा, निश्चित है। अगर ये क्वेश्चन मतलब एकदम गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को किस देश से वापस लाने के लिए
ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन भी मैं आपको क्लास में करा चुकी हूं और मैंने आपको बताया है कि ऑपरेशन गंगा किसके लिए शुरू किया गया है? यूक्रेन में फंसे हमारे भारतीय छात्रों के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन गंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय नागरिकों को किस देश से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था? तो कौन सा देश हो गया? ये हो गया यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन रूस का विवाद आप सभी को पता है, वहां पे जंग अभी भी जारी है। यूक्रेन जो है वो कोशिश कर रहा है कि हम आत्मसमर्पण कर दें और धीरे धीरे जो है नाटो भी बट नाटो उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आप जो है सरेंडर मत करिए, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन यूक्रेन को अब ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि हम नहीं लड़ सकते हैं रूस से। ठीक है, तो अभी आगे और भी अपडेट्स हैं, वो सभी मैं आप सबको बताती रहूंगी। तो तब उससे पहले बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है कि भारत के किस हवाई अड्डे को पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा किस एयरपोर्ट को प्राप्त हुआ है? ये है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैबिनेट ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कैबिनेट ने, ठीक है, कौन सी सरकार ने भारत को अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कौन सा आपकी कैबिनेट हो जाएगा? ये हो जाएगा दिल्ली कैबिनेट। ठीक है, कौन सा कैबिनेट है? दिल्ली कैबिनेट। तो ये थे आपके रिवीजन क्वेश्चंस जो आपको मैंने प्रैक्टिस करवाए। अब हम बढ़ेंगे आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स न्यूज़ की तरफ, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ डेटा दिया गया है। डेटा ये है कि रशिया इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री। मतलब ये है कि ऐसी रूस आपका एक ऐसा देश बन गया है जो कि सबसे ज्यादा, जिस पर सैंक्शन लगाए गए हैं, सबसे ज्यादा स्वीकृत देश है, सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश है। इससे पहले ये जो आपका वर्ष 2022 से पहले की अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 से पहले आपका एक देश हुआ करता था ईरान। ठीक है, कौन सा देश? ईरान। ये आपका टॉप लिस्ट पे था जो कि सबसे ज्यादा स्वीकृत देश माना जाता था। लेकिन अब ये कौन सा देश हो गया है? ये हो गया है रशिया। ठीक है, इसके बाद आपके अदर देश आते हैं रैंकिंग में, जैसे कि सीरिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया है, फिर आपका इंडोनेशिया है या फिर म्यांमार है। ठीक है, ये आपके और देश हैं, क्यूबा है। ये ऐसे देश हैं जिन पर कि दूसरे देश प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन अभी जब से आपकी रूस और यूक्रेन की युद्ध शुरू हुआ है, तब से सारे देशों ने मिलकर के, बहुत सारे देशों ने मिलकर के, बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर के रशिया के ऊपर, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने शुरू किए और इसकी वजह से रशिया जो है आपका मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्री बन गया है। इसमें से अगर मैं बात करूं तो आईओसी है, ठीक है, स्विफ्ट है, पैरालंपिक्स है। ये आपके कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सबने जो है रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। रूस अब दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे स्वीकृत देश कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है रूस है। रूस की बात करें तो आपकी इसकी कैपिटल, राजधानी क्या हो जाती है? मॉस्को हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात करें करेंसी क्या होती है? रूबल हो जाती है। यहाँ पे आपको पता है राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, कौन है? व्लादिमीर पुतिन। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में न्यूयॉर्क स्थित प्रतिबंध निगरानी सूची साइट कैस्टेलएम एआई के अनुसार यूक्रेन पर अपने आक्रमण के कारण रूस दुनिया का सबसे स्वीकृत देश बन गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया या समझाया। फिर उसके बाद में यूक्रेन पर कारण क्या है? यूक्रेन पर अपने आक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर के देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और रूस ने प्रतिबंधों के मामले में ईरान और उत्तर कोरिया
जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इससे पहले अगर पूछा जाए कि वर्ष 2022 से पहले या रशिया से पहले ऐसा कौन सा देश था जो कि सबसे ज्यादा स्वीकृत देश था या सबसे ज्यादा जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, तो ये आपका नंबर 1 ईरान, नंबर 2 नॉर्थ कोरिया, लेकिन इन दोनों को पीछे छोड़ने वाला देश कौन सा है? रशिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। और शीर्ष 4 दुनिया के सबसे स्वीकृत देश, रूस में कितने प्रतिबंध लगाए गए हैं? 5530 प्रतिबंध, ईरान में 3616 प्रतिबंध, सीरिया में 2608 प्रतिबंध और उत्तर कोरिया में 2077 प्रतिबंध। तो सबसे ज्यादा डेटा किसका हो गया? रूस का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी। अभी हाल ही में झरोखा सेलिब्रेट किया गया है और इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे का पार्ट भी माना जा रहा है। तो क्या है झरोखा स्कीम, क्या है इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड न्यूज, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया? तो इसको ऑर्गेनाइज किया हमारे संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, यही पूछा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। संस्कृति मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है। झरोखा है क्या? ये एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है जो आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। राज्यों की संख्या पूछेगा तो 13 रहेगी, स्थान की संख्या पूछेगा तो 16 हो जाएगी। ठीक है, तो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और स्थान कितने? 16। इस उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर 8 मार्च 2022 को आयोजित किया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भी चिन्हित करता है। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आपके जो 8 मार्च 2022 है, इसमें कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में। और इस स्टेशन की भी एक खास बात है। ठीक है, ये क्यों खास बात है? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रानी कमलापति है, ठीक है, ये एक रानी हुआ करती थी। ठीक है, मध्य प्रदेश की गोंड प्रजाति की रानी का नाम था रानी कमलापति, जो कि बहुत ही बहादुर थी और उन्हीं के नाम पर ये स्टेशन का नाम पड़ा है। और यहीं पे आपका आयोजन हुआ है झरोखा उत्सव का, झरोखा अखिल भारतीय कार्यक्रम का। तो याद रखिएगा कहाँ पे आयोजित हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को आयोजित किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी आपकी नूर 2 मिसाइल। ठीक है, कौन सी मिसाइल है? नूर 2 मिसाइल को लॉन्च किया गया है। कौन से देश ने इसको लॉन्च किया है ये हमें देखना है। ठीक है, तो ईरान के ने दूसरे उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, किसने किया है? ईरान। ईरान में ना खत्म होता है और ना से ही क्या आ जाता है? नूर आ जाता है। इससे पहले ये नूर मिसाइल का ऑलरेडी जो है वो परीक्षण कर चुका है, इसका पार्ट 2 लाया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? नूर 2 मिसाइल हो जाएगी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पृथ्वी से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया। यह इस्लामिक रिपब्लिक द्वारा लॉन्च किया गया दूसरा सैन्य उपग्रह है। इससे पहले जो सैन्य उपग्रह नूर था वो अप्रैल 2020 में पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर की कक्षा में ऑलरेडी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नूर आपका जो पहला उपग्रह था वो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे था? 425। नूर 2 की बात करें तो कितनी ऊंचाई पर है? 500 किलोमीटर पे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और देश कौन सा है? ये हो जाता है ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ठीक है, और रियाल यहाँ पे क्या हो जाती है? करेंसी हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी आपकी हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है। रिपोर्ट का नाम क्या है? फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट। अब इसमें खास बात क्या है? ठीक है, यहां पे आपको एक शब्द दिख रहा है फ्रीडम। ठीक है,
फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ादी होता है, ठीक है। और आज़ादी से मतलब क्या है यहाँ पे कि पूरे विश्व में कितने ऐसे देश हैं जो कि आज़ाद है पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, या फिर आज़ाद नहीं है, ठीक है, या फिर आज़ाद नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे देश हैं, भारत की उसमें क्या रैंकिंग है, ये सभी आपको डेटा यहाँ पे देखना है। तो अभी इससे पहले तो भारत जो है वो आपका पूर्ण रूप से आज़ाद देश माना जाता था, लेकिन अब इसको आंशिक रूप से आज़ाद की जो है श्रेणी में रखा गया है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट भारत को आंशिक रूप से मुक्त स्थान देती है, आंशिक रूप से मुक्त स्थान में रखती है। लगातार दूसरे वर्ष भारत को लोकतंत्र और मुक्त समाज के मामले में आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है। यह रिपोर्ट राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करती है और भारत 2020 तक एक स्वतंत्र देश की श्रेणी में था, ठीक है। तो इससे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आखिर अच्छा देखो ये चेंज कैसे होता रहता है, जैसे जैसे आपकी जितनी भी सरकारें आती हैं वो कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाती हैं या कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो ये डेटा भी आपका क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसी तरह से भारत की अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 तक ये क्या था, एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश था, लेकिन अगर 2022 की बात करते हैं तो ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश ना हो करके आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में रखा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 की रिपोर्ट आई है, इसमें भारत कैसा देश है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, आंशिक रूप से स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं है, या फिर जो है आपसे पूछा जा सकता है नन ऑफ दीज, या तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत कैसा देश है, आंशिक रूप से स्वतंत्र देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो आता है आपकी G7 कंट्रीज, और अभी हाल ही में ये जो आपकी G7 कंट्रीज है इसकी कृषि मंत्रियों की मीटिंग अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। किसकी मीटिंग है, कृषि मंत्रियों की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है, और ये मीटिंग में आपका क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इनको हम देखते हैं। तो जर्मनी में कहाँ आयोजित किया गया है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है ये आयोजन किया गया है जर्मनी में, ठीक है। तो जर्मनी की कृषि G7 मंत्रियों की आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। अच्छा, जरूरत क्या पड़ी, जैसा कि सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वहां के पे इसके चलते कई सारी जो है खाने की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके जो है बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है, ऑयल क्राइसिस आ गई है, फूड क्राइसिस आ गई है, तो इन सभी के चलते कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। तो जर्मन सरकार ने कहा है कि वे वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के निहितार्थों का पता लगाने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक को आयोजित करेगा। और जर्मनी और यूरोपीय संघ में खाद्य सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है, लेकिन यूरोपीय संघ के बाहर कुछ देशों में बड़ी कमी होने की भी संभावना जताई गई है, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा के ऊपर ये मीटिंग आपकी ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ पे, कौन सा देश इसमें कौन से देश में आयोजन होगा, मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी, ठीक है। और यूरोपीय संघ भी इसमें जो है इसने भी आश्वासन दिया है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर के आश्वासन है, और यूरोपीय संघ के बाहर कुछ ऐसे देश हैं जहां पर फूड क्राइसिस की बात कही गई है, जहां पे बहुत बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। और अभी हाल ही में आरुषि नाम की एक लड़की है जिसको कि नामित किया गया है, आरुषि वर्मा को नामित किया गया है जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आरुषि वर्मा को जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है और साथ में एक सोशल वर्कर भी है, दिल्ली में ये जो है रहती हैं। तो आरुषि वर्मा को वर्ष 2041 के लिए, कौन सा वर्ष है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा कौन सा वर्ष है, 2041। तो आरुषि वर्मा को 2041 के लिए जलवायु बल एंटार्क्टिका अभियान, क्लाइमेट फोर्स एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो कि मार्च 2022 में आयोजित होने वाली है। 2041 की अगर हम बात करें तो 2041 क्लाइमेट फोर्स एंटार्क्टिका अभियान अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए एक वैश्विक पहल है। इसी के साथ में इस कार्बन नेगेटिव अभियान का उद्देश्य क्या है, अगली पीढ़ी के नेताओं को अधिक टिकाऊ भविष्य को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना और विकसित करना और प्रशिक्षित करना। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जलवायु बल एंटार्क्टिका अभियान के लिए, ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, आरुषि वर्मा। कौन से वर्ष का है ये, 2041 का है, 2041 का। क्लियर है, किसका है, 2041। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी हाल ही में आपका विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। ठीक है, कौन सा दिवस, विश्व किडनी दिवस। क्योंकि सभी को पता है कि किडनी जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसकी जो मतलब देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस भी है, बहुत ज़्यादा लापरवाही भी होती है, नज़रअंदाज किया जाता है इनकी बीमारियों को, इसलिए ज़रूरी है ये दिवस मनाना। तो विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया, वैसे तो ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मार्च के दूसरे गुरुवार को। लेकिन इस बार ये किस दिन मनाया गया है, किस दिन पड़ा है, ये पड़ा है 10 मार्च को। ठीक है, किस दिन पड़ा है, 10 मार्च को, ध्यान रखिएगा। इस वर्ष ये 10 मार्च को मनाया जा रहा है और इसकी विषय वस्तु क्या है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, क्या रहेगी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये वर्ष 2022 की विषय वस्तु है। विश्व किडनी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था वर्ष 2006 में। इतने पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इस बार 2022 में किस दिन मनाया गया, ये मनाया गया 10 मार्च को। विषय वस्तु क्या है, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, और ये पहली बार कब मनाया गया था, वर्ष 2006 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। ठीक है, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखो, लाइक करने के, शेयर करने के और चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लग रहे, और फ्री की चीज किसको नहीं पसंद होती, सबको पसंद होती है। तो दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी बटन दबा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, लेकिन एक नोडल सेंटर बनाया जा रहा है किस देश में, हमारे प्यारे भारत देश में, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या कहा है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि पारंपरिक दवाओं के लिए जो एक नोडल सेंटर बनाया जाएगा, किसके द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, वो कहाँ पे है, उसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी दे दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर, ठीक है, कहाँ पर होगा इसका सेंटर, इसकी स्थापना कहाँ पे की जाएगी, जामनगर गुजरात, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे, जामनगर गुजरात। क्यों भाई, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का घर है, नरेंद्र मोदी जी गुजरात के हैं, तो यहीं पे आपका जो है ये सेंटर भी खोला जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ में, अब अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है तो हम ऐसे तो नहीं जाने दे सकते, क्योंकि इसके बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व
स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी जब हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही में आपको बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है और इसके अध्यक्ष का क्या नाम है। ये सभी फैक्ट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को। ठीक है, कब स्थापना हुई? 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे आपके जो अध्यक्ष है वो है टेड्रस अडैनम, टेड्रस अडैनम गेब्रियासुस, टेड्रस अडैनम गेब्रियासुस उनका पूरा नाम है। आप टेड्रस से भी याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कौन है? टेड्रस अडैनम गेब्रियासुस। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। और 7 अप्रैल को ही हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे। कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। क्लियर? इतने फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अगेन। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप इसमें 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 5 स्टार का है। ठीक है, क्यों 5 स्टार का क्वेश्चन है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, ये किसकी पिक्चर है? लेटे हुए बुद्ध की पिक्चर है, जो कि मूर्ति आपकी 2019 में बनना शुरू हुई थी, अभी भी बन रही है कोलकाता के कलाकारों के द्वारा। और ये आपकी कब पूरी होगी? ये होगी 2023, फरवरी 2023 में ये पूरी होगी। कहाँ पे बन रही है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये आपकी दुनिया की सबसे बड़ी लेटी मूर्ति रहेगी। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बोध गया में कहाँ पे बन रही है? बोध गया में बन रही है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा। ठीक है, सबसे लंबी प्रतिमा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भी प्रतिमा का अनावरण किया गया है पुणे महाराष्ट्र में। प्रतिमा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, बोध गया में कौन सी मूर्ति है? बुद्ध भगवान की मूर्ति है, सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी मूर्ति है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। ये प्रतिमा कितनी फीट लंबी है? 100 फीट लंबी है और साथ ही में 30 फीट ऊंची भी होगी। मूर्ति में भगवान शयन मुद्रा में है, जबकि जब उनका देहांत हुआ था, जब उन्होंने परिनिर्वाण किया था, उस समय इनकी जो है मूर्ति कैसी थी? शयन मुद्रा में थी। वही सेम मूर्ति जो है यहाँ पे शयन मुद्रा में आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में विशाल प्रतिमा का निर्माण कब शुरू हुआ? वर्ष 2019 में शुरू हुआ था और यह प्रतिमा फरवरी 2023 में भक्तों के लिए खोली जाएगी। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी कुशीनगर में भी बहुत बड़ी मूर्ति है, इस वक्त सबसे बड़ी मूर्ति है। सारनाथ वाराणसी में भी इनकी बहुत लंबी प्रतिमा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है? ठीक है, तमिलनाडु में अभी आपका खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, यानी कि सौर ऊर्जा का प्लांट। कहाँ पे खोला गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। उससे भी ज्यादा, ये तो सबसे बड़ी जो ऊर्जा सौर ऊर्जा है ये तो है ही है। ठीक है, सौर ऊर्जा परियोजना ये तो है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये समुद्र में तैर रही है, ये आपके पानी में तैरती हुई जो है सौर ऊर्जा परियोजना है, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और ये भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा की परियोजना है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। और आपको पता होगा कि इससे थोड़े दिन पहले मैंने आपको, या कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि MK स्टालिन ने अपनी जीवनी लिखी है, ओरुवन ओंगुलन।
ठीक है, इस तरह से नाम करके है कुछ, आंगुलन और वन करके नाम है। तो इनकी जीवनी भी राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में क्या किया है, अभी इसका इन्होंने रिलीज की है, पब्लिश की है। ठीक है, लागत कितनी आई है इसमें, तो इसमें लागत आई है आपकी करीब 150 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। क्षमता क्या है इस सौर ऊर्जा परियोजना की, तो 42 मिलियन यूनिट बिजली ये पैदा करने की क्षमता रखता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे, MK स्टालिन है। ये सभी फैक्ट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है वो भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए, साथ ही में हमने चर्चा की यूपी इलेक्शन की विश्लेषण भी किया, साथ ही में हमने वन लाइनर्स भी डिस्कस किए। तो ये सभी कुछ आपको मिलने वाला है डेली इसी तरह से क्लास पे, लेकिन उसके लिए आपको करना है एक काम, और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है, ताकि जब भी हमारा वीडियो लाइव हो तो आप चैनल को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जरूर से सब्सक्राइब करिए RBS क्लासेस को, RBS क्लासेस दी परीक्षा गुरु। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच। हंसते रहे, खेलते रहे, पढ़ते रहे, जल्दी से सिलेक्शन ले ले और मिठाई खिलाने जरूर आए। तो आज का दिन आप सभी का शुभ हो। थैंक यू सो मच।